जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मैं एक चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी। आज मैंने बताया था कि मेरे जो इन लॉज़ हैं वो कितनी बार मेरे फ्लोर पे आए हैं स्टोर रूम में सामान कुछ ना कुछ उठाने के बहाने। संगत जी, और काफ़ी देर तक मेरे फ्लोर पे रहे। फिर वो कुछ काम करने के बहाने मेरे फ्लोर की बालकनी पे रहे। अभी तक वो सुबह से शाम हो गई है, वो गए नहीं थे किसी न किसी काम के बहाने। संगत जी, मैं रोज़ बीमार पड़ती हूँ। मेरी हालत बद से बदतर दोपहर के टाइम हो जाती है, मैं बता नहीं सकती। शाम में मुझे थोड़ा रिलीफ आता है और रात तक फिर वही हालत हो जाती है संगत जी। और किसी के सामने ये मैं पीड़ा अपनी आने नहीं दे रही थी, ताकि इन लोगों को ऐसा ना लगे कि इनका ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं असर कर रहा है। मैं मानती हूँ ब्लैक मैजिक क्या असर करेगा। मेरे गुरु जी 10% मेरा कष्ट कटवा रहे होते हैं। संगत जी, आज महाराज ने मुझे बड़ा संभाला है, बहुत संभाला है। सुबह थोड़ी दिक्कत थी, फिर धीरे धीरे जब वो फर्स्ट टाइम ऊपर आई तब तक गुरुजी ने थोड़ा मेरा हुलिया ठीक करवा दिया, तो उन्हें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुझ पे कोई प्रभाव पड़ा है। तो मेरा मान गुरुजी जी का रखा, मुझे हारने, उन लोग की नज़रों में हारने नहीं दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दोपहर में जब ये लोग बालकनी पे थे तब बेडरूम में मैं लेटी थी। मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही थी। हनुमान चालीसा लगाई, हालत बद से बदतर लगभग हो गई थी। मैंने सारे पर्दे वर्दे लगा दिए, किसी के सामने आने नहीं दिया। इधर उधर मैं भाग रही थी क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर एकदम से मुझे लूज़ मोशन भी लग गया। मैंने इतना खुद को संभाला है, मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी ने आज मेरी बहुत हेल्प करी है। जब तक इन लोग को वापस से मेरे ऊपर नज़र पड़े तब तक महाराज ने फिर से मुझे संभाल लिया और मुझे अपने पैरों पे ठीक कर दिया। वरना संगत जी, दोपहर में जब मेरी हालत इतनी बुरी होती है, मेरा गुरु जानता है, क्योंकि उस वक्त घर पे कोई नहीं होता, तो मैं जानती हूँ मेरी क्या हालत होती। शाम में जब होती है ना, तो मेरे पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाती कि हाँ शाम हो गई है, मैं लाइट खोल दूँ, घर की अंधेरा है, तो वो उसको मुझे पैरों पे खड़ा होने में, लाइट तक जाने में इतना तकलीफ़ होता है। रोना धोना सब मेरा होता है, पर आज है संगत जी, ऐसा नहीं बोलूँगी अंदर शरीर में तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि अभी फिर से मुझे तेज़ फीवर चढ़ा था और अभी भी है। तो मैंने चाय भी बनाई है अभी गुरुजी के नाम से। मैं मंदिर पे नहीं लगा सकती, तो मैंने गुरुजी से कहा 7 बूंद जाप करके मैं पी रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ब्लेस कर दो। तो संगत जी, मैं फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज इतनी हिम्मत दी कि मुझे कम टाइम में थोड़ा रिकवर इन लोगों के सामने से, अंदर से तो मेरी बहुत तकलीफ़ है, पर बाहर ही कर दिया, ताकि इन लोग को ना लगे कि मेरी हालत फिर से बद से बदतर हुई है। इनका किया कराया ब्लैक मैजिक मुझ पे असर हुआ है। इन लोग की नज़रों में गुरुजी ने नहीं गिरने दिया, नहीं इन लोगों को मौका दिया कि ये हंस सके मेरे ऊपर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हम कोशिश करते संगत जी, तंत्र मंत्र करने वाले हम पे हंस ना पाएँ। कभी कभी ऐसा होता भी था कि बहुत हंसते थे, मौका मिल जाता था, पर गुरुजी जानते हैं हमारे दिल का। गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी खुद हमारे मान सम्मान की लाज रखते हैं। अंदर से चाहे मैं कितनी तकलीफ हो, महाराज बाहर संभाल लेते। संगत जी, मैं अभी भी शेयर कर रही हूँ ना, मुझे इतनी अंदर से तेज फीवर है ना, मैं नहीं बता सकती कि अभी मेरे को पीठ में दर्द, कहाँ का तकलीफ नहीं हो रही है, पर गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं, मुझे गुरुजी संभाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना अब तक जब ये लोग कोई नहीं होता था ना ऊपर, तो कितनी बार तो मैं वॉमिटिंग करने चली जाती थी। तो मुझे वॉमिटिंग करती तो वॉमिटिंग की आवाज़ ना जाती, क्योंकि मेरे फ्लोर पे बैठे हैं। पर आज गुरुजी ने सब संभाल के रखा संगत जी, सब संभाल के रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी महाराज उतना ही कम है। आपने मेरी कमज़ोरी, मेरी कमियाँ इन लोग के सामने नहीं आने दी, मुझे इन लोग के आगे मजबूत रखा, इन लोग को यही दिखाया आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। समाज में ये लोग इज्जत उछालते हैं, पर गुरुजी उनको उस हद तक कामयाब नहीं होने देते कि हम लोग सर उठा के ना जी पाए। चोरी का इल्ज़ाम लगाने की प्लानिंग करते हैं, लूटने की प्लानिंग करते हैं, गुरुजी उसमें कामयाब नहीं होने देते। उसी तरीके से गुरुजी ने आज भी इन लोगों को कामयाब नहीं होने दिया। भले है संगत जी सुनने में बहुत छोटी चीज़, पर गुरुजी इन छोटी चीज़ों का भी मान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, शुक्राना कर मेरी सांस ऊपर नीचे चढ़ रही है। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। जो सुख दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दुख दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपनी शादी से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को आज लगभग 16 साल हो गए और मेरी 12 साल की एक बेटी है। पर हम लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कभी भी सुख, शांति, प्यार, अपनापन नहीं रहा, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो बहुत गुस्से वाला है और इनको खुद नहीं पता रहता कि ये गुस्से में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बहुत शॉर्ट टेम्पर है। इनके हिसाब से अगर कोई भी चीज़ नहीं होती है तो इनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और ये बोलने लगते हैं। गुरुजी, मेरी परवरिश मेरे नाना नानी के यहाँ हुई है। मेरी पूरी दुनिया ही नाना नानी, मौसी मौसा, उनके बच्चे और मामा मामी। मैं बहुत प्यार से पली बड़ी हूँ। इसलिए ना मैंने अपने घर में भी किसी को ऐसे नहीं देखा जो मेरे हस्बैंड का नेचर है। ये मेरे लिए शादी के बाद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नेचर था, या अनएक्सपेक्टेड चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे रास्ता दिखाइएगा गुरुजी। मेरे नाना बैंक में जॉब करते थे और बहुत अच्छी पोस्ट से वो रिटायर हुए थे। इसलिए उनके रिटायरमेंट के बाद ही मेरी शादी हुई है, जो कि वो गांव से हुई। और मैंने पढ़ाई की है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ, कंप्यूटर कोर्स भी किया है, पर इन सब चीज़ों का मेरे हस्बैंड के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए ये मायने रखता है कि मेरी शादी गांव से हुई है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैं बहुत ही सिंपल तरह की लड़की हूँ। इनको कैसी लड़की चाहिए था ये आज तक खुद ही नहीं समझ पाए। जो इनकी शर्तें थी उस हिसाब से मैं एकदम परफेक्ट थी। इन्होंने, जो मेरे नाना शादी के लिए आए थे, तो इन्होंने बोला था मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर और बाहर का काम संभाल ले। मैं सिर्फ ऑफिस पे फोकस करना चाहता हूँ, मुझे घर की टेंशन ना रहे। खाना अच्छा बनाती, उसको नाश्ते में बहुत तरह की वैरायटी आती, ये सब चीजें मेरे अंदर थी। मेरे नाना मेरी शादी को लेके बहुत परेशान रहते थे कि इसको अच्छा लड़का मिल जाए, ये अच्छे घर में इसकी शादी हो जाए। जब पापा ये सब देखे तो पापा को लगा ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही है, लड़का भी अच्छा जॉब कर रहा है, ससुर जी नहीं है, एक सास है, एक ननद है, ननद की भी शादी हो गई है, और जेठ है, जेठ कुछ कमाते नहीं है, पर ठीक है, अपना धीरे धीरे कुछ कमा लेंगे। तो मुझे भी ये सब चीजें पता चली तो मुझे सबसे प्लस पॉइंट इनका यही लगा था कि इनके भी फादर नहीं है, मेरे भी फादर नहीं है। ये मेरी तकलीफ को समझेंगे, मैं इनकी तकलीफ को समझेंगे, हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिर क्या है, ननद की तो शादी हो गई है, वो साल में एक बार दो बार आई होंगी। इतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छा से रिश्ता मेंटेन कर लूंगी। सास है, सास का क्या है, वो भी मेरी नानी की तरह होंगी। और जेठ का क्या है, वो तो दिन भर बाहर रहेंगे, 2 टाइम का खाना बनाना है, बना के खिला दूंगी। ये सब चीजें बहुत सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। सब कुछ हो गया, शादी हो गई, और शादी करके जब मैं आई, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। इस इंसान का नेचर बहुत अलग था, ये बहुत गुस्से वाला था। आप इससे कोई बात बोल नहीं सकते हैं, जब ये गुस्सा आ जाता है तो इसे नहीं पता रहता ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। हालांकि गुस्सा इसका 10-5 मिनट में शांत भी हो जाता है, पर वो जो गुस्सा होता है ना, वो बहुत भयंकर होता है। उसमें ये थप्पड़ भी उठा देता है, गाली भी दे देता है, और क्या बोल देता है इसको ये नहीं पता रहता, हम कहाँ है, किसके बीच में है, कुछ भी बोल देता है। और हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा करने वाले इनके खुद के घर वाले थे, जो कि गुरुजी ने मुझे ये सब चीजें दिखाई हैं। जो इनके मैसेज आते हैं गुरुजी के उसके के थ्रू, कि तुम लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारे ही घर की 2 औरतों के बीच में है।
मेरी सास खुद आज इस स्टेज पे है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो कैंसर पेशेंट है और लास्ट स्टेज है, एकदम असहाय है, बेड रिडन है। उनका सब कुछ मुझे करना पड़ता है। घर की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है, बाज़ार से लेकर, घर से लेकर। मेरे को बच्चे को भी देखना है, इनको भी देखना है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ पैसा नहीं देंगे, ये सामान नहीं है। सामान खत्म हो जाएगा तो उनसे ये नहीं कह सकती कि ये सामान खत्म हो गया। इनको गुस्सा आता है कि तुम तो हमेशा बोलती हो सामान खत्म हो गया है। सामान ये लाते हैं पर इनका कोई मैनेजमेंट सही नहीं रहता है। दाल उठा लाएँगे तो 10 किलो दाल ही ले आएँगे, तेल ले आएँगे तो 10 लीटर तेल ही ले आएँगे। कोई भी चीज़ ये मैनेज से नहीं करना चाहते हैं और अगर मैं उनको बोलती हूँ तो वो झगड़े का कारण हो जाता है। इसलिए गुरुजी घर में शांति बनी रहे, मेरी बच्ची भी बड़ी हो रही है। मैं क्या करती हूँ जो मेरे पास रहता है, मैं उसमें मैनेज कर लेती हूँ कि हाँ, इसके सामने ये चीज़ जाना चाहिए, सो मैं मैनेज कर देती हूँ। जितना हो सकता है गुरुजी मैं मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ आप देख रहे हैं। इसमें मैं एक भी बात वो नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे साथ बीत रही है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो मैं आपको बोल रही हूँ। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले मेरी सास ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये सब मेरी ही गलती की वजह है, जो ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब आप एक्सेप्ट कर रही हैं ना, जब मेरी गृहस्थी पूरी तरीके से उस कगार पे है ना कि जहाँ पे मैं ना आगे चल सकती हूँ, ना मैं पीछे लौट सकती हूँ। आज आप एक्सेप्ट करके क्या कर लीजिएगा। जब मैं आई थी, जब मुझे आपके साथ की ज़रूरत थी, तब आपने साथ नहीं दिया। तब आप सिर्फ़ इनके गुस्से को बढ़ावा देती रहीं कि ऐसे ही होता है, लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, तुम तो बड़े घर से आई हो इसलिए तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। बहुत तरह की चीज़ें होती थी गुरुजी। मेरी गलतियाँ इनको दिखाई जाती थी, मेरी कमियाँ इनको बताई जाती थी, कभी मेरी अच्छाई नहीं बताई जाती थी कि हाँ, मैं ये काम भी अच्छा करती हूँ, वो काम भी अच्छा करती हूँ। सिर्फ़ जो मेरी गलती रहती थी, जो मेरी कमी रहती थी, वही इनको दिखाई जाती थी। आज वो दिखाते-दिखाते हम लोगों के रिश्ते में इतनी नफ़रत हो गया है, इतना गुस्सा होता है ना कि अगर मैं सही भी होती हूँ, सही चीज़ भी कहती हूँ ना, तो ये मेरी बातों को नहीं मानते हैं। गुरुजी, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी करती हूँ, वो सिर्फ़ 2 ही चीज़ को ध्यान में रखती हूँ, एक कि घर में शांति बनी रहे और दूसरा कि मेरा बच्चा है। मेरी 12 साल की एक लड़की है, जिसके ऊपर कहीं न कहीं ये सब चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ता है। वो बुरा असर मैं नहीं पड़ने देना चाहती, क्योंकि मैंने शादी के बाद जितना भी झेला है, जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उसका मेरे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं अपने चेहरे की हँसी भूल गई, मेरे चेहरे की रौनक छिन गई। बस मैं आज जी रही हूँ, सिर्फ़ अपने बच्चे का चेहरा देख के कि वही मेरी हिम्मत है और वही मेरी ताकत है। मुझे अपने हस्बैंड से ना कोई उम्मीद है, ना मैं उनसे किसी चीज़ की डिमांड करती हूँ, ना मैं उनसे किसी चीज़ की शिकायत करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मैं कुछ भी करती हूँ, वो इनकी नज़र में गलत हो जाता है। मुझे नहीं पता चलता क्यों गुरुजी। आज सुबह की बात है, सब कुछ हो गया, नाश्ता दे दिया, मैंने इनका टिफ़िन रख दिया, बैग रख दिया, ये अच्छे से शांतिपूर्वक तैयार होके जा रहे थे। नीचे गार्डन से बोल दिया कि सर आपका दूध रखा हुआ है और इन्होंने पूछ लिया कि कोई एंट्री नहीं आती है? अभी 1-2 दिन पहले 1-2 पार्सल आया था जिसकी एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं नहीं जानती, कुछ नए गार्ड आए हैं शायद उनको नहीं पता होगा या क्या होगा। जैसे पुराने वाले गार्ड को मैंने बोल रखा है कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो काकी माँ दूध नीचे दे आएँगी, आप रख लीजिएगा, मैं सर के जाने के बाद ले लूँगी। और जैसे उम, हर लड़की का शौक होता है गुरुजी, मेरा भी शौक है कि मेरा घर बहुत अरेंज रहे, मैं बहुत अच्छे से अपना घर रखूँ, सिस्टमैटिक तरीके से रहे। मैं कुछ-कुछ चीज़ें ऑनलाइन अगर मेरे पास पैसा रहता है ना, तो मैं मँगा लेती हूँ। और ना इनको बहुत रहता है सिक्योरिटी के लिए कि बाहर का कोई ना आए, कोई कुछ देखे ना, तुम दिन भर अकेले रहती हो। मैं मानती हूँ कि वो सही है कि मैं दिन भर अकेले रहती हूँ, मेरे साथ बच्चा रहता है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, आज का समय देख के मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ। इसलिए ना मैंने गार्ड से ये चीज़ बोल रखी थी कि कोई भी अगर आता है ना, तो वो आप रिसीव कर लीजिएगा, वहाँ तक मत भेजिएगा। और आज शायद वो गार्ड ने बोल दिया इनको। इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत गुस्सा भी किया,
बोले कि तुमको जो है ना 4 लोगों के बीच में जूता मारना चाहिए। तुम गाली भी दी। ये सब चीज़ें मुझे गुरुजी बहुत हर्ट कर देती हैं। मेरा टेंशन गलत नहीं होता है, मैं तो सिर्फ़ इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। जो चीज़ इनको नहीं पसंद है वो मैं नहीं करना चाहती। पर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मेरी भी तो इच्छा होती है ना। मैं इनसे पैसा भी नहीं माँगती, ये मुझसे मेरे खर्चे का पैसा भी नहीं देते। इवन इसके लिए एक बार लड़ाई भी हुई थी, मैं यहाँ से चली भी गई थी, फिर ये मुझे मना के लेके आए कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ खर्चा दूँगा। ये कभी नहीं देते गुरुजी। आज तक मेरा जितना भी खर्चा है ना वो मेरे नाना-नानी उठाते हैं। वो मुझे जो भी मंथली भेजते हैं ना मैं उसी से अपना मैनेज करके अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि माँगने पे ना इ इनको गुस्सा आती है। ये पैसा नहीं देना चाहते। इनको ये लगता है ना कि औरतें सिर्फ़ बर्बाद करती हैं, घर नहीं सँभाल सकती, इनके हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। मैं जेंट्स हूँ तो पैसे का वो मेरे पास ही होना चाहिए क्योंकि मैं कमाता हूँ। इनके अंदर ये सब चीज़ें बहुत है, बहुत घमंड है, अपनी नौकरी का, अपने पैसे का, अपने जॉब का, अपनी पर्सनैलिटी का। इनको ये लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये सब इनके अंदर ऐसा डाला गया है, इनको ऐसा बनाया गया है। क्योंकि जब मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए, ये बहुत गुस्सा करते थे, अपनी मनमानी करती थी, मेरी सास इनसे इनके आगे झुक जाती थी क्योंकि बड़ा बेटा नहीं करता है, यही करता है, तो ये जो कर रहा है ठीक है, मुझे इसी के सहारे रहना है। वो इनके नेचर में आ गया है कि ये हर किसी को दबा के रखना चाहते हैं, अपने नीचे रखना चाहते हैं और ख़ास करके औरतों को ये यही समझते हैं कि औरतें सिर्फ़ घर का काम करने के लिए गाली, मार खाने के लिए ही होती हैं, जो औरतें कमाती नहीं हैं, जिन्हें कमाने नहीं दिया जाता है। मैं भी चाहूँ तो आज मैं भी पैसा कमा सकती हूँ, भले मुझे इंग्लिश ना आती हो, पर मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है गुरुजी कि अगर मैं चाहूँ तो 15,000, 10,000, 20,000 अपनी मेहनत से कमा सकती हूँ और अगर इंग्लिश सीखना चाहूँ ना तो मैं बहुत अच्छे से सीख सकती हूँ। पर मैंने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं कहूँ तो मुझे गाँव की चीज़ें जो ये सब चीज़ों से मुझे बहुत लगाव है। मैं मिट्टी से जुड़ी हुई लड़की हूँ। मुझे गाँव की चीज़ें बहुत सादगी में रहना, सिंपल में रहना, इस चीज़ पे भी मेरे ऊपर सवाल उठाए गए, ये तो बहुत सादगी में रहती, तो बहुत सिंपल रहती है। इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो एकदम गाँव की तरह है। ठीक है, मैं अगर ऐसी थी, आपने मुझे बदलने की कोशिश की, आपने कभी अपने रंग में ढाला नहीं, आपने सिर्फ़ मुझे गुस्सा दिया। आपकी तरफ से मुझे मिला तो सिर्फ़ गुस्सा मिला, अपमान मिला, ताने मिले, एक डाउट मिला। आज मैं अगर बोलूँ गुरुजी ना, मैं सही होते हुए भी इनकी आवाज़ सुन के ना, मैं काँप जाती हूँ। मेरे को डर लगने लगता है कि अभी ये गुस्सा करेंगे, अभी ये 4 बात बोलेंगे। मैं इसीलिए ना गुरुजी मैं कोई भी चीज़ करती हूँ, आप इसके साक्षी हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, आप हर जगह हैं, आप जानते हैं कि अगर मैंने दूध वाली को बोला है तो मैंने क्यों बोला है। अगर मैंने कोई पार्सल रिसीव कराया है गार्ड के पास तो क्यों कराया है। क्योंकि इनके 10 ठो सवाल होते हैं, जो मेरे को नहीं समझ में आते हैं। मेरे अंदर इतना वो नहीं है। इसी के लिए ना इनके गुस्से से, इनके सवाल से बचने के लिए मैं यही करती हूँ क्योंकि मुझे ना घर में हर चीज़ व्यवस्थित रखना बहुत पसंद है। अब मेरे घर में वो चीज़ हो नहीं पाती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का वो नहीं है। बस घर है तो ठीक है। उसमें क्या चीज़ कैसे रखना है इससे इनको मतलब नहीं है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है और अगर कुछ भी थोड़ा भी 19-20 हो जाता है, तो ये बहुत बोलते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। गुरुजी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे। इसलिए ना मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ कि मैं जैसे कोई भी ऑनलाइन आता है सामान तो मैं गार्ड से बोलती हूँ आप रिसीव कर लीजिए, मैं बाद में आके लेके जाऊँगी। उसमें मेरा क्या है इसमें? अगर मैं करा लेती हूँ, घर में शांति बनी रहे इसीलिए ना, इसके लिए भी इनको गुस्सा आता है।
मेरे को नहीं समझ में आता गुरुजी, मैं इस इंसान के साथ कैसे रहूँ? क्या बोलूँ? क्या करूँ? मैं तो धीरे-धीरे मेरा हर रूटीन ऐसा हो गया है कि बस सुबह उठना है, दिमाग में यही रहता है कि शांतिपूर्वक इसको ऑफ़िस भेजना है, उसके बाद मुझे बच्चे का काम करना है, उसके बाद मुझे घर का काम करता है, चाहे 11 भी बज जाए। ये शांतिपूर्वक ऑफ़िस से चली जाती है, उसके बाद ही मैं घर का कुछ काम हाथ लगाती हूँ। नहीं तो मुझे ना दिन उठते ही टेंशन रहती है, अभी इनका ये काम करना है, अभी इनका वो काम करना है, और किसी में थोड़ी-सी भी चूक हो जाती है ना, ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत डाँटते हैं, बहुत मिसबिहेव करते हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद। गुरुजी, हम भी तो इंसान हैं ना, हम भी तो कुछ फीलिंग्स लेके आते हैं, हमें भी तो प्यार की ज़रूरत होती है ना, एक एक एप्रिशिएट की ज़रूरत होती है, एक स्माइल की ज़रूरत होती है, जो मुझे कभी मेरे हस्बैंड से नहीं मिलता। हाँ, मिला है, बहुत कुछ मिला है, ताना मिला है, थप्पड़ मिली है, गाली मिली है, इनका अपमान मिला है, पर इनसे कभी प्यार नहीं मिला, कभी इज़्ज़त नहीं मिली, जिसके लिए मैं बहुत तड़पती हूँ। जब मैं सबको देखती हूँ, सब अपने ह हस्बैंड के साथ या हस्बैंड अपनी वाइफ़ के साथ हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पार्टी एन्जॉय कर रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? कहाँ मेरे से गलती हो गई थी? मैंने नहीं जानती मेरे उस जन्म में क्या गलती हुआ, इस जन्म में क्या गलती हुई है, या मैंने क्या गलत किया। जो भी किया गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। लाख बार माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मेरे कष्ट को काट दीजिए। अगर ये रिश्ता हम दोनों का गलती से जुड़ गया ना, तो इस रिश्ते से हमें बाहर निकाल दीजिए, और ये रिश्ता आपकी मर्ज़ी से जुड़ा है गुरुजी। तो ये बेटी इस रिश्ते को आपको सौंपती है। इस रिश्ते में अब आपको क्या करना है? ऐसे रखना है, बदलना है, जो भी करना है गुरुजी वो ब आप कीजिए। मैं बस इस घर में हूँ अपनी बेटी की शक्ल देख के, वो मेरी हिम्मत है, वो मेरी ताकत है, मैं बस इसीलिए हूँ। वरना यकीन मानिए, इस इंसान के लिए ना मेरी वो सारी फीलिंग्स, वो सारे इमोशन, वो जज़्बात सब खत्म हो गया है। मुझे मेरी सास आज जिस कंडीशन में है, बहुत बहुत ही तकलीफ़ में है। उनका कैंसर है, लास्ट स्टेज चल रहा है। उनका मैं सब कुछ करती हूँ और सब कुछ करने के लिए तैयार भी हूँ। पर हाँ गुरुजी, कहीं न कहीं जब मैं उनके पास जाती हूँ ना, तो वो पुरानी बातें मुझे याद आ जाती हैं। वो सब याद आता है ना, तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। कभी-कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ। पर गुरुजी, ये मुझे पता है कि आप उनको मेरे पास लेके आए हैं, तो ज़रूर आप कोई कष्ट काट रहे हैं। कोई मेरा कर्म होगा जिसे आप कटवा रहे हैं। तो आप हिम्मत दीजिए गुरुजी। मैं वो जब तक हैं, जब तक आप उनको मुक्ति नहीं दे रहे हैं, तब तक मैं उनका कर पाऊँ, पुरानी बातों को भूल के उन उनको मैं कर दूँ। पर गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि उनको मुक्ति दे दीजिए। उनको आप मुक्ति दे दीजिए। उनको बहुत कष्ट है, या आगे कष्ट होगा, वो मैं नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं, उन्होंने भले मेरे साथ बहुत बुरा किया है या जो भी किया है वो आप जानो गुरुजी। आपने मुझे दिखाया है, उन्होंने खुद मुझसे एक्सेप्ट किया। इसलिए गुरुजी, उनको आप मुक्ति दे दीजिए। उनके लिए तो मैं यही प्रार्थना करूँगी। गुरुजी, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते में जो सही आपको लगे, वो कीजिए। मुझे ना नहीं समझ में आता है, हम लोगों का रिश्ता इतना खराब क्यों है गुरुजी? किस लिए है? मैंने बहुत खराब रिश्ते देखे हैं, जिन्हें मैंने समय के साथ सुधरते भी देखा है। पर हमारा रिश्ता जहाँ हम लोगों ने शुरू किया था ना, वहीं पे है। मैंने भले इन रिश्तों में एफर्ट डाला है, मैंने भले कोशिश की है, चाहे वो ननद के लिए हो, सास के लिए हो, जेठ-जेठानी के लिए हो या मेरे हस्बैंड के लिए हो, पर मुझे कभी भी ना वहाँ से कुछ भी पॉज़िटिव या अच्छा नहीं मिला है गुरुजी।
इसको आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, मैंने हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, हर रिश्ते में मैंने ईमानदारी रखी। पर हाँ, अब मैं नहीं चाहती। अब मैं बस अपने लिए दिमाग में ये सेट किया, मेरे घर पे कोई आता है, उसको जो करना है वो करना है। बहुत ज़्यादा मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने जब-जब किया है ना, मुझे हमेशा धोखा ही मिला है। मैंने अपनी ननद के लिए भी किया, उनसे भी मुझे धोखा मिला, सास के लिए किया, उन्होंने भी मुझे मेरी गृहस्थी में आग लगा दी। जेठ-जेठानी को मैं क्या ही कहूँ? बस एक लड़की जब शादी करके आती है, उसका सबसे बड़ा सहारा उसका हस्बैंड होता है। मेरा वो भी सहारा नहीं है, वो भी मेरा दुश्मन ही बन के खड़ा है, या उसको खड़ा किया गया है गुरुजी, ये आप जानो। पर गुरुजी, अब ना आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे आपने बेटी दी है ना, वो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत ताकत है। बस उसके लिए जो भी है, जैसा भी है, मैं सब कुछ झेल रही हूँ। बस उसको इस काबिल बना दीजिए कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए। वो मेरी जैसी ज़िंदगी उसको भगवान किसी भी लड़की को नहीं दे। जो मैं झेल रही हूँ ना, वो भगवान अगर कोई कितना भी बड़ा पापी हो या कितना भी बड़ा दुश्मन हो ना, उसकी भी बेटी को ऐसा ऐसा इंसान मत दीजिएगा। पर गुरुजी, मेरे हस्बैंड को दूसरे बच्चे की भी चाहत है। उनको चाहिए लड़का, जो कि मैं हकीकत बताऊँ, जो मेरे साथ मेरी फर्स्ट डिलीवरी में इन लोगों ने व्यवहार किया ना, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती है दूसरे बच्चे की। मेरे मेरी जब मैंने जब फर्स्ट बेबी कंसीव किया, मेरी सास यहाँ से चली गई। 4 महीने जब हो गया, जब इन्होंने मुझे मायके जाने की बात की, तब मेरी सास आई 10 दिन 15 दिन के लिए। मैं वहाँ चली गई, मेरे हस्बैंड कभी मुझसे मिलने भी नहीं आए, मेरे को 1 रुपए का खर्चा भी नहीं दिया, जो कि वो आज भी नहीं देते हैं। मुझे एकदम छोड़ दिया, यहाँ तक कि जिस दिन मेरी डिलीवरी हो रही थी, उस दिन भी वो मेरे साथ नहीं थे। उससे पहले मेरी सास ने जेठ की शादी फाइनल कर ली, वो वहाँ चले गए, और जिस दिन मेरे को पेन शुरू हुआ, उस दिन वो अपनी बहन को लेके घर चले आए। मेरे साथ तब भी ये नहीं थे, और आज भी ये नहीं है। क्या आगे जो इनकी चाहत है दूसरे बच्चे की, मैं कैसे हिम्मत करूँ? मेरी हिम्मत नहीं होती। हम लोगों के बीच में एक लड़ाई का कारण ये भी रहता है कि इनको बहुत चाहत है दूसरा बच्चा हो जाए। दूसरा बच्चा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर क्या आप उस ज़िम्मेदारी के लिए हो? आपने तो पहले ही बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई, तो दूसरे बच्चे के लिए आप क्या करोगे? हाँ, बेटा हो गया तो शायद ये कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी में फिर कोई वही नहीं रहेगा। मैं कैसे जाऊँगी? पहली बेटी तो मेरी नाना-नानी ने पाल दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब डिलीवरी हो गई, कब ये 6 महीने की हो गई, और ये जो आज 12 साल की हो गई, उसका सारा खर्चा लगभग वही लोग उठाते हैं। ये सिर्फ़ एक बेसिक खर्चा उठाते हैं, स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसकी फ़ीस जमा करना है, कॉपी-किताब का। बाकी उसको क्या ज़रूरत है, उसकी क्या डिमांड है, वो सब इसके नाना-नानी के ही पैसों से होता है। पर कब तक गुरुजी? मेरे इस रिश्ते का, मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए गुरुजी। मुझे भी ये कोई खर्चा नहीं देते, कुछ नहीं देते हैं। जो भी कपड़ा मुझे मायके से मिलता है, मैं उसी से गुज़ारा कर लेती हूँ, या इधर-उधर से मिल जाता है। उसके बाद भी इनको रहता है, ये ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है। तो इनको बोलने का हक नहीं है ना, जब तुम नहीं खरीद रहे हो, तुम इतना कमाने के बाद भी अगर वाइफ़ के हाथ में 5,000 2,000 नहीं दे सकते हो, तो आपको भी ये सब कहने का हक नहीं है। हम लोगों के बीच में इन्हीं सब चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम रहता है गुरुजी, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, और सबसे बड़ा तो इनका गुस्सा है। इनके ये अपने आप को दिखाते तो मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं बहुत हूँ, पर ये एक्चुअली में अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, इनको खुद ही नहीं पता है। गुरुजी, सब कुछ आपको सौंप दिया, सब कुछ आपके ऊपर है। बस अब आप मुझे हिम्मत दो, और जो मेरे लिए सही हो मेरे बच्चे के लिए वो करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जी शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतन गुरुजी, वाह गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्रिया किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो 24 घंटे अपने बच्चों के साथ रहते हैं और किसी भी रूप में आके हमारी रक्षा करते हैं। ये कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहते हैं ना, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो गुरुजी हमारे शिव है, शिव की शक्ति है। तो ऐसे शक्ति को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं रूम की बात कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ से। शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। 3 चमत्कार हुआ है हमारे साथ। पहला, मेरा बेटा 9 साल का है और आजकल के बच्चे को तो आप जानते ही है संगत जी, कितने मोबाइल में जुड़े रहते हैं। उनको बस मोबाइल चाहिए होता है हमेशा। तो ऐसे ही साइट ढूंढते 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 उसको एक टॉर्च दिखा, खिलौने वाले टॉर्च दिखा, जो लाइट टॉर्च, वो टॉर्च के साथ इमरजेंसी लाइट भी होती है जो अंधेरे में हम ऑन करते हैं जब हमारे घर पे रोशनी चली जाती है या पावर ऑफ हो जाती है। तो बहुत दिन से जिद कर रहा था, मम्मी ऑनलाइन एक टॉर्च दिलाओ। तो काफ़ी साइट्स में हम खोजे, लेकिन उसको उसके मन जैसा टॉर्च कहीं नहीं मिल रहा था। तो वो भी गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त है मेरे साथ, वो भी मंत्र जाप करता है, गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करता है, जो गुरुजी को भोग लगाता है। तो अपसेट हो गया बेचारा। एक ऑर्डर भी आया तो ऑर्डर भी वो वापस चला गया, क्योंकि जो ऑर्डर दिए थे बाय मिस्टेक कुछ और ऑर्डर आ गया था। जो एग्जैक्टली टॉर्च चाहिए था जो मॉडल का, वो मॉडल ना भेज के कुछ और आ गया था। तो आखिरकार गुरुजी का एक मैसेज आया था। 7-8 दिन बहुत नेट पे सर्च किए, वैसा टॉर्च कहीं नहीं मिला। एक मिला मैसेज अचानक से, उसमें लिखा था, पुत्र टेंशन न ले, मैं तेरे बजट में ही तुझे मैं चीज़ें, जो चीज़ तू ढूंढ रही है वो मैं दिलवाऊंगा। तो मुझे समझ में आ गया कि बच्चा इतना परेशान है, गुरुजी कुछ ना कुछ ज़रूर बंदोबस्त करेंगे। हमारे सोसाइटी के बाहर एक दुकान है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वगैरह मिलता है। तो एक दिन अचानक वो नीचे उतरा, 3-4 पिछले हफ्ते की बात है, नीचे उतरा और बोला कि अंकल मुझे ऐसा टॉर्च चाहिए, आपके पास है क्या? तो अंकल ने, तब दुकानदार ने बोला हाँ बेटा है, दिखाता हूँ। वो एग्जैक्टली वही टॉर्च था जो वो ऑनलाइन साइट में ढूंढा। इतने साइट में हम लोग वो सर्च किए, उसको जो भी हो सर्फिंग किए, लेकिन मुझे हम मतलब घर तक नहीं पहुंचा। उसके बाद कहाँ मिला? दुकान, हमारे घर के सामने जो दुकान है वहीं पे मिला। और वो भी उसके बजट के अनुसार, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं देती हूँ हाथ में। पॉकेट मनी 100-150 रुपया उसके पिगी बैंक में रहता है, जब ज़रूरत होता है तो वो कुछ सामान ले लेता है। तो आखिर में वही टॉर्च उसको हमारे बोलते हैं ना, नाक के पास में मिला, जो हम लोग इधर उधर सब जगह ढूंढ लिए थे। और टॉर्च लाने के बाद तो वो मुझे दिखाया, देखो मम्मी इसमें 7 नंबर का लिखा है, 7 नंबर का ब्लेसिंग है। टॉर्च का मॉडल, टॉर्च का और भी सारे जो टेक्निकल जो रहते हैं ना सेटिंग्स वगैरह, वहाँ पे हर जगह में गुरुजी का ब्लेसिंग था 7। तो कहते हैं ना, छोटी सी छोटी चीज़ भी गुरुजी ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का डिमांड भी पूरा करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, क्योंकि मेरा बच्चा एकदम त्रस्त हो गया था, एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। और आजकल के बच्चे पता है ना संगत जी कितने ज़िद्दी होते हैं। जो चीज़ चाहिए होता था वही लाके दो, अभी दो अभी दो, बहाने करते रोते हैं। स्कूल का होमवर्क ठीक से नहीं करता है, वही कर रहा था मेरा बच्चा। तो इसके लिए मैं लाख लाख शुक्र करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी आपने उसका दिमाग ठंडा कर दिया। अभी वो अच्छे से सिस्टमेटिक चल रहा है। नहीं तो 10-12 दिन से मेरे नाक में दम करके रखा था, टॉर्च 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 करके। गुरुजी, संगत जी, मैं और एक शुक्राना करना चाहती हूँ मेरी माँ का, क्योंकि 10-15 दिन पहले मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, जाने जाने वाली स्थिति थी। गुरुजी का जल प्रसाद, मैंने कहा था पिछले सत्संग में, किसी ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लॉकेट और जल प्रसाद भिजवाया है छतरपुर मंदिर से, बड़े मंदिर से। तो वो जल प्रसाद ग्रहण करने के बाद मेरी माँ अभी बिल्कुल ठीक है, मम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो तो रहता ही है, वो भी गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज 4 दिन पहले मेरी बहन को बहुत जोर की चक्कर सा आ रहा था मेरी बहन को, और तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो सबने कहा, डॉक्टर ने कहा कि एक बार आप शुगर टेस्ट करवा लो। मेरी बहन
कि एज ज़्यादा नहीं है संगत जी, वो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो शुगर टेस्ट के नाम से हम लोग बहुत डर गए थे। शुगर कितनी खतरनाक बीमारी है आजकल, पता है ना संगत जी, शुगर के चलते ही इंसान का आँख, किडनी, लीवर सब खराब, हार्ट सब खराब हो जाते हैं। तो गुरुजी का जल प्रसाद पी के मेरी बहन ने शुगर टेस्ट करवाई है और उसका पीपी नॉन फास्टिंग में सब मतलब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। और रिपोर्ट आने से पहले ही गुरुजी का मैसेज आ गया था, पुत्र मैंने कहा था ना तेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी, तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्रिया, असंख्य धन्यवाद और कोटि कोटि नमन मेरे ऐसे गुरुजी महाराज को जो बिना बताए ही सब कुछ कर देते हैं। उनके पास बस एक बार आप मन से अरदास करो, पूरे दिलो दिमाग उनके पास छोड़ दो, तो गुरुजी हमको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं, हर मुसीबत से हाथ पकड़ के खींच के निकालते हैं। ऐसे मेरे गुरुजी को मैं क्या बोलूँ, हर सांस का शुक्राना, हर दाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी उनके पावन और पावरफुल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।